जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। हमारा लेक्चर चल रहा था दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास चल रहा था दोस्तों। उसमें आज का टॉपिक होगा दोस्तों मौर्य वंश यानी सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण लेक्चर होगा आज का यह लेक्चर। आज का टॉपिक पांचवी होगी दोस्तों, जो कंप्लीट होगी दोस्तों, पूर्ण रूप से कंप्लीट होगी। इससे पहले दोस्तों चार लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर, चार टॉपिक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उससे जाइए बिल्कुल आप सभी मित्र देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लेक्चर रहा। तो बिल्कुल आप लोग समझ वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज का लेक्चर हम कवर करेंगे मौर्य वंश सम्राट अशोक से। तो दोस्तों 5 नंबर के आपके हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी करते रहिए K95 एग्जाम के माध्यम से। तो आइए आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो आप मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए दोस्तों देखते हैं मौर्य वंश सम्राट अशोक से पहला फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण है। मौर्य राजवंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पहला ही फैक्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत ये सूचना प्राप्त होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग इसे स्टार कर लीजिए। जैसा कि मेरे द्वारा हर लेक्चर में बताया जाता है दोस्तों, एक आप लोग 60 नोट्स तैयार कर लीजिए। जो लेक्चर जा रहा है तो ये आपका संपूर्ण नोट्स दोस्तों काम करेगा, संपूर्ण नोट्स जो आप लोग यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। एक आप लोग अपना 60 नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिविजन हो सके दोस्तों। जो मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं फैक्टों पर, तथ्यों पर, तो उसका आप अलग से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिविजन हो सके दोस्तों। तो आइए देखते हैं विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल एंड कुलहीन भी कहा गया है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। जो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ही दोस्तों वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ये रहा आपका अगला तथ्य क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसे भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। क्या है? धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। किसने? धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है दोस्तों। K95 एग्जाम के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन हिस्ट्री से कंप्लीट कराए जा रहे हैं दोस्तों, इतना सफिशियंट है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सब मित्र इतना ही अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में जाते हैं देने, तो दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण अच्छा खासा नंबर आपका आएगा सभी सब्जेक्टों में दोस्तों। सभी सब्जेक्ट यानी सिलेबस के अनुसार, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के सिलेबस के अनुसार सभी चीज़ों को कराया जा रहा है K95 एग्जाम के माध्यम से दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और आज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को दोस्तों। बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडोकोर्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त से मौर्य से की थी। तो इसे आप लोग बिल्कुल स्टार कर लीजिए। एक बार पुनः हम लोग रीड कर लेते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोर्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एपियानस तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स के रूप में भी वर्णित किया। इसे भी आप लोग नोट्स कर लीजिए अपने नोट्स में दोस्तों, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। देखिए दोस्तों, एक आपका फुल नोट्स होता है, उसका आप लोग 60 नोट्स अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में बनाया जाता है, ताकि एग्जाम टाइम उसका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। उसी को पढ़कर दोस्तों, उसी नोट्स को पढ़कर एग्जाम देना बेहतर माना जाता है दोस्तों। तो यही सबसे शानदार तरीका है। बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करिएगा मेरे द्वारा जो रिकमेंड किया जा रहा है दोस्तों। और जितना मैं स्टार कराया चल रहा हूँ दोस्तों, हर वीडियो में, हर लेक्चर में, अगर आप सभी तो उतना ही फॉलो कर लिए तो भी शानदार आप लोग प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में। तो एपियानस एंड प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स के रूप में वर्णित किया है। तो आइए हम आगे अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते दोस्तों, अगला तथ्य की तरफ। ये आपके सामने क्या है दोस्तों? प्रमुख भारतीय शासक एंड उनकी उपाधियां, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो इसे भी आप लोग मिस नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। भारतीय शासक होंगे एक तरफ दोस्तों, एक तरफ आपकी उपाधियां होगा। बिंदुसार की उपाधि क्या थी दोस्तों? अमित्रघात कहा गया है इन्हें। अशोक की देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, अगली बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो इससे भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। अगले वाले पेट में एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। समुद्रगुप्त का इनका उपाधि क्या है दोस्तों? कृतांत या परशु। देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कराने के बाद जल्द ही दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी तक पेट के एग्जाम के पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर, उसे भी सॉल्व कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। उसे आप लोग वहां से एनालिसिस कर लीजिएगा किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। सभी चीज़ों को K95 एग्जाम के माध्यम से सॉल्व कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आपका मॉडल टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कराए जाएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का दोस्तों क्या है? तो महाराजा धीराज। एंड चंद्रगुप्त द्वितीय का दोस्तों विक्रमादित्य। ये प्रश्न बहुत चर्चित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का दोस्तों, तो ये विक्रमादित्य हैं।
एंड चंद्रगुप्त प्रथम ये है आपको महाराजा धीराज। हर्षवर्धन दोस्तों शिलादित्य, एंड कनिष्क ये है देवपुत्र। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके उपाधियां हैं दोस्तों, जो जहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में बने हुए हैं दोस्तों। चाहे आपका एग्जाम पेट हुआ चाहे अदर एग्जाम हुआ दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है आज का यह लेक्चर। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्टिन सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख करता है। कौन? जस्टिन आपका। कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उपनाम चाणक्य, द्वारा मौर्य काल में रचित पुस्तक कौन दोस्तों? अर्थशास्त्र, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है ये। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण है। इसे तो बिल्कुल आप लोग जानते रहिए क्योंकि क्वेश्चन में बना हुआ है, क्वेश्चन एग्जामों में। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से दोस्तों? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग एंड कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है किसमें? अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत में ये सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। बिहार में पटना, जो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था पहले, के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त में या प्रकाश में आए हैं। तो इसे आप लोग स्टार कर लीजिए एज एड। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, क्योंकि बिहार जो कि पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी, बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष प्राप्त हुए हैं या प्रकाश में आए हैं दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला तथ्य क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रमुख राजवंश एंड संस्थापक एवं उनकी राजधानियाँ। एक तरफ राजवंश होंगे दोस्तों, संस्थापक होंगे एक तरफ आपकी उनकी राजधानियाँ होंगी। प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं फैक्ट के रूप में, क्योंकि दोस्तों यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम है दोस्तों, तो यहाँ से एग्जाम में हर प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन के लिए। हर एक वंश दोस्तों इसकी संस्थापक है बिंबिसार, इसकी राजधानी है राजगिरी। सभी दोस्त इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक एंड पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। शुंग वंश दोस्तों इसका पुष्य शुंग है एंड पाटलिपुत्र इसकी भी राजधानी है। सातवाहन महत्वपूर्ण है, सीमुक इसके संस्थापक है एंड प्रतिष्ठान इसकी राजधानी है दोस्तों। गुप्त वंश महत्वपूर्ण, श्रीगुप्त इसके संस्थापक एंड पाटलिपुत्र इसकी भी राजधानी है। आइए हम अगले वंशों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपके सामने वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश इसके हैं थानेश्वर इसकी राजधानी है दोस्तों। गढ़वाल वंश, चंद्रदेव इसके संस्थापक हैं एंड इसकी राजधानी कन्नौज। पल्लव वंश दोस्तों, सिंह विष्णु इसके संस्थापक एंड कांचीपुरम इसकी राजधानी दोस्तों। राष्ट्रकूट अति महत्वपूर्ण दोस्तों, दंतीदुर्ग इज द राइट आंसर, इसके संस्थापक हैं एंड इसके मान्य खेत इसकी राजधानी है दोस्तों। यहाँ से ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया तो इस पर हमने स्टार करा दिए हैं। गुप्त वंश जैसे एंड पल्लव वंश इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए। हर्यक वंश बिंबिसार है राजगिरी, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, शुंग वंश आपका पुष्यमित्र शुंग है, क्या है शुंग वंश का दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग है, पाटलिपुत्र राजधानी। सातवाहन है सीमुक, स्टार कर लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रतिष्ठानपुर इसकी राजधानी है। गुप्त वंश ये भी इंपॉर्टेंट, श्रीगुप्त इसके संस्थापक, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी दोस्तों। वर्धन वंश पुष्यभूति एंड थानेश्वर इसकी राजधानी दोस्तों। एंड अगला है गढ़वाल वंश, चंद्रदेव कन्नौज इसकी राजधानी है दोस्तों। मेरा उद्देश्य दोस्तों यही है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको सभी चीज़ें लर्न करा दें, यानी सभी चीज़ें तैयार हो जानी चाहिए। जब आप अगली बार अपने से रिवीजन करें दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कंठस्थ हो सकें। गढ़वाल वंश दोस्तों, गढ़वाल वंश का क्या है? गढ़वाल वंश आपका है चंद्रदेव एंड कन्नौज इसकी राजधानी है। पल्लव वंश सिंह विष्णु एंड कांचीपुरम इसकी राजधानी है। राष्ट्रकूट अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, दंतीदुर्ग एंड इसके मान्यखेत इसकी राजधानी है। तो ये मुझे ऐसा है सभी चीज़ों आप सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। हम यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। कवर करने के बाद इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को भी सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, पेट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए दोस्तों। आइए हम अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपके अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी एंड जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। कौन कौन से दोस्तों? आपके जैन एवं तमिल साक्ष्य भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि एग्जाम टाइम में अगर क्वेश्चन यहाँ से बने तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला फैक्ट है। 269 ईसा पूर्व में लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया तो इसे स्टार कर लीजिए। एंड अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिदसी
कहा गया है। इसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस स्लाइड का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों अगले अगले वाले 2021 वाले पेट में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो है उसके लिए महत्वपूर्ण है। जिसका अर्थ है दोस्तों देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में इसे अशोकवर्धन कहा गया। किसमें? पुराणों में उसे अशोकवर्धन से नाम से कहा गया। तो इस पूरे फैक्ट को अपने नोट्स में आप लोग मेंशन कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपका बेहतर रिवीजन हो सके। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आज का लेक्चर कैसा रहा। ठीक है दोस्तों, ये आज का 5वां लेक्चर है, जो कि महत्वपूर्ण है। टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। हर एक टॉपिक में दोस्तों एक टॉपिक को कवर कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते थे। अशोक के बाद कौन धारण करता था देवानाम प्रिय की उपाधि दोस्तों? तो दशरथ अशोक की तरह। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख भी मिलता है। इसे भी स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्टर दोस्तों। एंड अगला है, रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। किसे? रज्जुकों को दोस्तों, जिसकी रज्जुक की नामक अधिकारी का उल्लेख कहाँ मिलता है? अब अशोक के अभिलेखों में दोस्तों। ये दोनों फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आपका पेट एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो दोस्तों। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को कारवां कहा जाता था, जो काफिलों को सार्थवा की संज्ञा दी गई थी। किसे? मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवां को सार्थवा कहा जाता था दोस्तों। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन से। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेड़ तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला फैक्ट बनेगा क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर या एम्पायर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोका, किसमें दोस्तों? किसमें? आपका 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है दोस्तों। कैसे? लुम्बिनी कपिलवस्तु से बोधगया, बोधगया से सारनाथ, सारनाथ से कुशीनगर, कुशीनगर से श्रावस्ती। तो इसे आप पूरा फैक्ट नोट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है दोस्तों। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक किसमें दोस्तों? अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में, ठीक है, इसका साहित्यिक आधार मिला है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि में है। जो कालसी और गिरनार और मेरठ का जो अभिलेख है दोस्तों, किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन दोस्तों 3 वर्गों में किया गया है। कैसे किया गया है? आइए देख लेते हैं। शिलालेख, स्तंभ लेख एंड गुहा लेख, इस प्रकार में बांटा गया है। तो आइए देख लेते हैं अशोक के जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है। हम एक भी प्रश्नों को नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। लगभग जो 14-18 टॉपिक हैं, सभी चीज़ों को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। हर एक लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट आपका होता रहेगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर दोस्तों चैनल पर बने रहिए। K95 एग्जाम के माध्यम से सभी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी, और कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों, एंड टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कराया जाएगा, ताकि सभी चीज़ों को आपको बेहतर हो सके चीज़ें। प्रथम अभिलेख दोस्तों पशु बलि की निंदा करता है। यहाँ से प्रश्न बना है, तो बिल्कुल आप लोग इसे निश्चिंत अच्छे से पढ़िए। दूसरा शिलालेख दोस्तों मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा की बात करता है। तीसरा शिलालेख इनका अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा किया गया उसकी बात करता है। 5वां शिलालेख दोस्तों धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, तो इसे स्टार कर लीजिए। एंड 6वां शिलालेख दोस्तों प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करता है। इसमें जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं दोस्तों मेरे द्वारा स्टार कराए जाएंगे, उसे आप लोग मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक में दोस्तों, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। और इनका 6वां शिलालेख प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन। 11वां शिलालेख दोस्तों धम्म की व्याख्या करता है, इसे भी स्टार कर लीजिए। एंड 13वां शिलालेख जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, तो इसे आप लोग मिस नहीं करेंगे। तो यही आपका एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए। आइए एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम में पशु बलि की निंदा की गई, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। एंड आपका अगला तीसरा आपका 6वां शिलालेख है, आपका 5वां शिलालेख है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिए। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। एंड 11वां शिलालेख दोस्तों आपका है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। क्या है? धम्म की व्याख्या। एंड सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध के वर्णन किया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसे भी देख लेते हैं, नोट करते हैं। क्या है, शिलालेख जो कि टोटल 14 शिलालेख हैं, विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनके जो 14 शिलालेख हैं, तो आइए देख लेते हैं जो दोस्तों इन्हें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 14 प्रमुख भारत दर्शन एवं उनके संस्थापक, आइए देखते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बना है, तो बिल्कुल दोस्तों इसे मिस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी टेपल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है। न्याय दर्शन दोस्तों गौतम महर्षि गौतम से संबंधित है। सांख्य दर्शन इसके संस्थापक है महर्षि कपिल। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। योग दर्शन पतंजलि, सभी दोस्तों को पता होगा। एंड वैशेषिक दर्शन है महर्षि कणाद। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि उद्देश्य यही है मेरा दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए दोस्तों। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन पूछा गया है, कपिल द्वारा लिखा गया है दोस्तों, महर्षि कपिल। स्टार्ट कर लीजिए। मीमांसा सभी दोस्तों पता है जैमिनी है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, इसको भी पता होगा। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद है, तो इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक तो काफ़ी है दोस्तों, सभी टॉपिक तो प्रश्न आने नहीं है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो ऊपर से शुरुआत जो लेक्चर कराए गए हैं, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न बनने के 100% चांसेस हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करते हुए एंड रिवीजन करते हुए चलते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला चीज़ देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख दोस्तों प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। लिखे गए हैं केवल 2 अभिलेखों का, जो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है, तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं दोस्तों, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी में लिखी गई है, बाकी सभी प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। तक्षशिला से आर्मेक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो कौन है आर्मेक लिपि में, आइए हम उसे देख लेते हैं दोस्तों। आप सभी मित्र मुझे आशा है आप सभी दोस्तों को समझ में सभी चीज़ें आ रही होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आए दोस्तों कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 95 एग्जाम के माध्यम से उसका भी चीज़ें सोल्यूशन निकाला जाएगा। एंड दोस्तों आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट में बेधड़क पूछिए। सरेकुना नामक जो स्थान से दोस्तों, सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी ग्रीक एवं आर्मेक भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से आर्मेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, जो आर्मेक लिपि में लिखा गया है। इसे आप लोग नोट करके अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। जेम्स प्रिंसेप अति महत्वपूर्ण फैक्ट होगा दोस्तों, ये आप लोग पहले से जान जाइए। जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल दिया गया है दोस्तों, इसे तो बिल्कुल नोट कर लीजिए अपने एग्जाम में, अपने नोट्स में। जेम्स प्रिंसेप को ही दोस्तों अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों अगला फैक्ट। क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती दोस्तों, पहले प्रश्न बहुत पूछा गया है ये। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है, न कि बाएं से दाएं। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे, दाहिने से बाएं की तरफ दोस्तों। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद दोस्तों लुम्बिनी की यात्रा की थी। 20 वर्ष बाद अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ कर दिया था। भूराजस्व वहाँ कितना लेता था, भूराजस्व 1/6 से घटाकर दोस्तों 1/8 कर दिया गया था। कहाँ, किसके कारण दोस्तों, अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण ऐसा काम किया था दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा महत्वपूर्ण फैक्ट है, अभी हमने ऊपर चर्चा किया है इसका, एक बार पुनः कर लेते हैं ताकि एग्जाम टाइम आपका चीज़ें रिविजन ज़्यादा चीज़ें कंठस्थ हो सकें। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। अभी हमने ऊपर इसका डिस्कस किया है दोस्तों, तो इसे आप लोग समझते रहिए। अशोक के दीर्घ शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने का कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय भी बताए गए हैं। किस अभिलेख में, या इस वाले में, ठीक है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है दोस्तों आपका अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों महत्वपूर्ण दोस्तों, इसे स्टार कर लीजिए। दूसरा शिलालेख है बृहद वाला यानी बड़ा वाला, उसमें भारतीय राज्यों को चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त 13वें बृहद शिलालेख में
चोल पांड एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे समझते हुए चलेंगे। सभी जो मेरे द्वारा दोस्तों स्टार कराए जा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो इसे आप लोग बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोग यानी एंटियोकस द्वितीय थियोस सीरिया का शासक था। इसे तो बिल्कुल स्टार कर लीजिए क्योंकि अति महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि पूछा गया है कि अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो अशोक के 13वें शिलालेख में दोस्तों। एंड आइए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। तुरमय या तुरमाय टालमी सेकेंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था दोस्तों। अंतिकिनी या एंटियोगोनस गोनातास मेसेडोनिया या मकदूनिया का राजा था दोस्तों। मग या साइरीन का शासक था। अलेक्सुंदर अलेजेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, एज इट दोस्तों, इसे आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का द्वारा जो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य में सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग अगर आप मित्र एग्जाम दे रहे होंगे तो इस क्वेश्चन से सभी भली भांति परिचित होंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था दोस्तों। कौन सा यूनानी राजदूत था? आइए इससे संबंधित कुछ भी और महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज में 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। किसे? तत्कालीन भारतीय समाज को दोस्तों। किस कैसे कैसे आइए उसे भी देख लेते हैं। एक दार्शनिक था, कृषक, तीसरा पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एवं मैत्री एवं उपदेशक। तो ये 7 के नाम याद होने चाहिए, नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतना जानते रहिए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया था, तो 7 भागों में ये पूछा गया है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। कौन? मेगास्थनीज। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला है, क्या है दोस्तों? अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का नाम मिलता है। कैसे हैं वो 5 प्रांत? कैसे उनकी राजधानी, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, क्या है यहाँ पे। एक तरफ प्रांत होंगे, एक तरफ उनकी राजधानी होगी दोस्तों। उत्तरापथ तक्षशिला एंड अवंतीरठ, इसका है उज्जैनी दोस्तों। कलिंग तोसली एंड दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। प्राच्य एवं पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों दक्षिणापथ, कलिंग एंड उत्तरापथ। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये वाला आपका है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला फैक्ट, लास्ट यही सब फैक्ट होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? भाग एवं बलि दोस्तों। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के 2 स्रोत थे दोस्तों। सभी दोस्तों पता होगा, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य दोस्तों समाहर्ता को दिया जाता था। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्व एकत्र करने का कार्य किसी था? समाहर्ता को। ये एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। अनंतपाल सीमा रक्षक होता था या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। कौन? अनंतपाल। जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। ये भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के जो कौन से किस विभाग से संबंधित है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए मेरे द्वारा जोर दिया जा रहा है इस प्रश्नों पर, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बने हुए हैं। एंड मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष जो मापतौल का प्रभारी था यानी अध्यक्ष था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। पाण्याध्यक्ष वाणिज्य एवं विभाग, सूनाध्यक्ष बूचड़खाने के प्रभारी थे। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एंड मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। ये भी महत्वपूर्ण है। जो मित्र नए दोस्तों जो पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यूपीएससी पेट एग्जाम 2023 को देना है दोस्तों, बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। K95 एग्जाम के माध्यम से सभी टॉपिक को दोस्तों, जितने भी सिलेबस हैं यूपीएससी पेट एग्जाम के सिलेबस के अनुसार दोस्तों, हम सभी चीज़ों को कवर कराएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए, तो सभी चीज़ें कराई जाएंगी K95 एग्जाम के माध्यम से। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। और कमेंट में करके जरूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा, 5वां लेक्चर, ठीक है दोस्तों। एंड पॉलिटी को भी स्टार्ट कर दिया गया है। जल्द ही दोस्तों आपका ज्योग्राफी के भी लेक्चर स्टार्ट कर दिए जाएंगे K95 एग्जाम के माध्यम से। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। किसने? यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकडीज का संस्कृत के रूप है अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला किसे कहा गया है दोस्तों? बिंदुसार को कहा गया है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है।
आप लोग जब पीएसयू क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा वहाँ से आप सभी चीज़ों को और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। अब यहाँ से दोस्तों शुंग राजवंश की स्थापना हो जाती है, किसे मारकर दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त। इसकी हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना नींव पड़ती है दोस्तों। वायुपुराण के अनुसार अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत सीमुख सिंधुक द्वारा मारा गया था, ये भी समझते हुए चलेंगे। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने 3वीं शताब्दी में इसे नहरी निकाली थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे स्टार कर लीजिए। एंड नेक्स्ट फैक्ट क्या है, आइए इसे देख लेते हैं दोस्तों। क्या है? शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों का कार्यों का वर्णन मिलता है, इसे भी समझते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं गुप्तोत्तर काल के कुछ मंदिर दोस्तों। गुप्तोत्तर काल के कुछ मंदिर से प्रश्न बने हैं, तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। गुप्तोत्तर काल के प्रमुख मंदिर कौन है और उसके निर्माणकर्ता कौन है? आइए देखते हैं। एक तरफ मंदिर होंगे और दूसरी तरफ निर्माणकर्ता होंगे। पूरी जगन्नाथ का मंदिर महत्वपूर्ण है, अनंत वर्मन चोडगंग, तो इसे स्टार कर लीजिए। एंड कोणार्क का सूर्य मंदिर अति महत्वपूर्ण है, नरसिंह देव, इससे भी स्टार कर लीजिए। एंड कंदरिया महादेव का मंदिर, ये भी पूछा गया, धनदेव चंदेल द्वारा निर्माण करता है, इसे भी स्टार कर लीजिए। कैलाश मंदिर एलोरा कृष्ण प्रथम, अति महत्वपूर्ण है, इसे भी स्टार करते हुए चलेंगे। एंड अगला है एलिफेंटा के गुहा मंदिर, राजपूतों ने बनवाया दोस्तों। तट मंदिर मामल्लपुरम नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया। कैलाश मंदिर कांची नरसिंह वर्मन द्वितीय, महत्वपूर्ण, स्टार कर लीजिए। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का राजा राज प्रथम, जो कि महत्वपूर्ण है, स्टार कर लीजिए। मुक्तेश्वर मंदिर कांची का है, ये नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा। एंड बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया है। महाबलीपुर के 81वां रथ मंदिर, यह नरसिंह वर्मन प्रथम, इससे भी आप लोग स्टार कर लीजिए। ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर होगा दोस्तों जो मेरे द्वारा स्टार कराए गए प्रश्न है, आप लोग उसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए कौन कौन किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ से सभी चीज़ों आप आसानी से देख लीजिए, सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ दोस्तों। आप लोग जरूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनने के पूरे चांसेस है दोस्तों, तो इसे आप लोग बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। जो मित्र नए थे चैनल पर, जो मित्र फ्रेश स्टूडेंट थे, जो पहली बार पेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मिलेंगे 6वें टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।